नमस्कार, मैं शुभम यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन ऑफ बनारस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हमारी आपको बता दें कि हमारे इस चैनल का नाम एजुकेशन ऑफ बनारस है। इस पे आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग और हिंदी की। समय समय पर आपको ट्रिकी जीके जीएस भी लेकर आएंगे हम, और आपको याद कराने की भी हमारी 100% गारंटी होगी। तो आज का क्लास जो हम लेके आए हैं ये है सामान्य हिंदी की क्लास। सामान्य हिंदी बहुत बेसिक से देखेंगे। अगर आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता है तो भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको हिंदी सिखाने का 100% गारंटी लेते हैं। तो आज का जो हम हिंदी पढ़ाएंगे, इसमें अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से उच्च लेवल तक, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी बहुत बेसिक लेवल से कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम हिंदी पढ़ाने वाले हैं, तो पहले हम देखेंगे कि हिंदी कहते किसे हैं, हिंदी के सामान्य परिचय को जानेंगे, हिंदी दिवस वगैरह देखेंगे। उसके बाद फिर हम अपना पहला टॉपिक वर्णमाला को लेकर आए हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। तो जो आज हिंदी की बेसिक परिचय है उसमें हम देखेंगे कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति जो है, सिंधु नदी एक है। सिंधु नदी तिब्बत और जम्मू के बीच बहने वाली नदी है, सिंधु नदी। उसी सिंधु नदी से हमारी हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। किस नदी से? सिंधु नदी से। सिंधु नदी से ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। देखिए, सिंधु नदी, सिंधु नदी तिब्बत और जम्मू के बीच में बहने वाली एक नदी है। जब ये सिंधु नदी उस समय थी, उस समय वहाँ ईरानियों की जनसंख्या ज़्यादा थी। जब ये सिंधु नदी बह रही थी तो उसके आसपास के जो भूमि थी, उस भूमि को सिंध कहा जाने लगा। जैसे सिंधु नदी बह रही थी तो उसके आसपास के जो भूमि थी उसे सिंधु नदी या सिंध प्रदेश के नाम से जाना, धीरे धीरे उसको सिंध प्रदेश कहा जाने लगा। जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है, तो इसके आसपास को ये भूमि का नामकरण करने के लिए यहाँ की जो भूमि थी, अगल बगल की जो भूमि थी, इसे जो है सिंध कहा जाने लगा। धीरे धीरे इसको सिंध प्रदेश कहा जाने लगा। तो प्रश्न ये उठता है कि सिंध से फिर हिंद कैसे बन गया। तो देखिए, वहाँ ईरानियों की जनसंख्या ज़्यादा थी। जहाँ सिंधु नदी बह रही थी वहाँ ईरानियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। जितना जैसे मान लीजिए 70%, 100 में 70% ईरानियों की जनसंख्या थी। तो वो ईरानी जो थे वो स को है कहते थे। क्या कहते थे? वो कहते थे स को ह कहते थे, स को ह कहते थे। तो जब ये सिंधु नदी थी तो उसे ये हिंदू नदी कहते थे। भाई, जब आप बेसिक सी बात है, यदि कोई स को ह कहेगा तो फिर अगर वो स को ह कहेगा तो सिंधु नदी है, तो उसे हिंदू नदी भाई कहा करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको, ये स की जगह अगर हम ह लगा देंगे तो ये हिंदू नदी हो जाएगी। तो इसी तरह सिंधु से फिर ये सिंध से फिर ये वहाँ की अगल बगल की भूमि को हिंद कहा जाने लगा। सिंध से फिर हिंद बन गया। उसी तरह फिर इसका जो ईरानी लोग थे, धीरे धीरे इनका विस्तार बढ़ता गया, और जब विस्तार बढ़ता गया तो सिंध को जो है ये हिंद हिंद के नाम से, जिसे वहाँ की अगल बगल की भूमि को हिंद कहा जाने लगा, फिर हिंद प्रदेश कहा जाने लगा। ईरानियों के दिन जब ईरानियों की बेसिक से अध्ययन की तो थोड़ा सोचे तो उसमें ईरानियों का क प्रत्यय लगा। हिंद में जब क प्रत्यय लगाए तो ये बन गया हिंदी का बन गया। देखिए, हिंद, इसमें जब उनका क प्रत्यय, ये का प्रत्यय जो है ये ईरानियों की देन है। तो इसमें का प्रत्यय, इसका अर्थ ये होता है हिंद का, मतलब हिंद में जब का प्रत्यय लग गया तो उसके आगे और आगे चलकर उसको हिंद से बन गया। हिंद का मतलब कि हिंद की भाषा का मतलब हमारे हिंदुस्तान की भाषा। क्या? हिंदुस्तान की भाषा। फिर यहाँ से हिंदुस्तान की भाषा बन गई। इसी तरह हिंदी का हमारे क्या हो गया? नामकरण हो गया। हमारे हिंदी का नामकरण हो गया। तो इसमें आप बेसिक से पढ़ते जाइए। देखिए, इसमें हमने क्या बताया आपको, घबराइए मत। पहला दिन है, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। और आपको बता दें कि जो हमारी यहाँ पर हम पढ़ाएंगे, इसका हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसमें आप जाइए, उस पर ज्वाइन करिए। उस पर आपको बेसिक से पूरा बढ़िया से PDF होगा। अगर उस पर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए। उसके बाद उस पर से आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उस पर आप PDF को आराम से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो आज जो यहाँ पढ़ा रहे हैं आप, याद हमारी क्लासेस यहीं हो जाएंगी, ये पूरी गारंटी है। आप रुके रहिए यहाँ पे, देखिए। और हमारे चैनल को तो सारी सब्जेक्ट की मिलेगी आपको क्लासेस। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस किए, तभी तो आप जानेंगे कि हमारी
कितना वीडियो अपलोड हो रही हैं, जो कि हम सारा सब्जेक्ट का वीडियो लेके आए। अभी फ़िलहाल हिंदी का लेके आए, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट की आएंगी। तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो आपका नोटिफिकेशन जाएगा और आप जानेंगे। तो चलिए हिंदी का हम जान लिए कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति जो है साधारण सी बात है। आप एकदम देखिए, सिंधु नदी से हुई। सिंध को वहाँ ईरानियों थे, स को ह कहते थे, फिर वहाँ हिंद हो गया। उसके बाद सिंध प्रदेश हो गया, स को ह कहते थे तो हिंद हो गया। उसके बाद फिर अब देखेंगे इससे हमसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। भाई इससे तो प्रश्न पूछा ही जाता होगा, तो देखेंगे कि प्रश्न कैसे कैसे इससे बनता है। ठीक है, तो ये जो इससे प्रश्न बनता है कि पहले पूछा जाता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस नदी से हुई। हिंदी शब्द की उत्पत्ति मतलब किसके द्वारा हुई, तो ये तो ईरानियों की देन है। हिंदी आप ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी किसकी देन है, तो भाई ईरानियों की देन है, क्योंकि ईरानी लोग तो स को ह कहते थे। फिर वहाँ के जो थे वहाँ 70% ईरानी थे, तो ईरानियों की देन है। उसके बाद फिर अच्छा पहले देख लें कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किसकी देन है, तो ये है ईरानियों की देन। ईरानियों की देन, ईरानियों की देन। ये कब हुई थी? 1000 ईसा पूर्व में। 1000 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया? 1000 ईसा पूर्व में इन्होंने ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, अब देखेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर क्यों मनाया जाता है, तो देखिए 1947 को, मतलब अरे 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान में हिंदी को मान्यता दिया गया। इसीलिए उसी दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो 14 सितंबर याद रखिएगा आप लोग कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो अब देखेंगे हम लोग कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी मतलब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, मतलब कि विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और एक दिवस इसमें और बनता है, जो राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के नाम से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे अब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये है 21 फरवरी। याद रखिएगा 21 फरवरी। 21 फरवरी 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखिए रिलेट करिएगा कि विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मान लीजिए अगर एक महीना यहाँ से जाएंगे तो 10 जनवरी से 10 फरवरी हो जाएगा, मतलब एक महीना 11 दिन बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न हमने भूल गया लिखने के लिए, तो उसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है, मतलब कि हिंदी शब्द पहले कौन सी भाषा थी, फिर उसके बाद कौन सी भाषा थी, फिर उसके बाद कौन सी भाषा बनी। भाई हिंदी का विस्तार हुआ, धीरे धीरे जब विस्तार हुआ तो पहले देखेंगे कि हिंदी किस क्रम में आई। पहले देखेंगे कि हिंदी किस क्रम में आई। हिंदी हिंदी जो है किस क्रम में आई। हिंदी जो पहले हमारी संस्कृत थी, संस्कृत से जब संस्कृत से सरल भाषा में हिंदी को माना जाता है, तो संस्कृत से पहले हिंदी आई। संस्कृत पहले, सबसे पहले संस्कृत थी, पहले संस्कृत थी। संस्कृत से तब बना पाली। क्या बना? पाली। संस्कृत, पाली के बाद क्या बना? प्राकृत। प्राकृत देखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, फिर उसके बाद बना अपभ्रंश। अपभ्रंश, उसके बाद बना अवहट। उसके बाद जो आया वो है हिंदी। इसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे
लेकिन इसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे। लेकिन जो आज हिंदी क्लासेस स्टार्ट कर रहे थे, तो थोड़ा सा हिंदी के बारे में जानना जरूरी था कि पहले हम लोग हिंदी नहीं जानेंगे तो कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। पहले हिंदी के बारे में कुछ सामान्य परिचय, भाई किसी से आप बात करते होंगे, बात करके वो चला जाएगा, तो पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे ना कि वो था कौन, क्या कह रहा था, उसके बारे अब पहले आप हमसे बात करेंगे तो आप जानेंगे कि हम कौन है, तभी तो आप हमसे बात कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग हिंदी के सामान्य परिचय को देखा। मतलब इसको याद करिएगा आप लोग, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। तो फिर ये अब यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्णमाला को। तो चलिए अब हम लोग जो है वर्णमाला को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वर्णमाला किस शब्दों से मिलकर बना है। वर्णमाला देखेंगे तो वर्णमाला किन शब्दों से मिलकर बना है। तो वर्णमाला जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक वर्ण और एक माला। वर्ड सब भाषा, वर्ड किसे कहते हैं और माला किसे कहते हैं भैया। जब आप किसी देखिए आप मतलब किसी वस्तु का माला पहनते हैं, तो इसी तरह ये वर्ड का माला। जैसे मान लीजिए आप सपोज दैट मानिए आप फूलों का माला पहने, तो ये फूल का माला जो है बहुत व्यवस्थित ढंग से सजाया गया है, उसके बाद उसको बनाया गया है, तब तो आप उसको पहने हैं। तो इसी तरह जब हम वर्णमाला की बात करते हैं, जब वर्णमाला की बात करेंगे तो ये वर्ण का माला है। वर्ण मतलब वर्ण किसे कहते हैं, माला मतलब समुदाय होता है। वर्ण मतलब होता है, वर्ण किसे कहते हैं तो देखिए मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से जो भी हम लोग सार्थक रूप में बोलते हैं, सार्थक रूप का मतलब समझ रहे हैं, जिसका कोई अर्थ हो, जैसे क, ख, ये इसको आप छोटा नहीं कर सकते हैं, इसको आप छोटा नहीं कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि कर सकते हैं, अरे उसमें हलंत लगा दो। अरे हलंत आपको नहीं लगाना है। अगर आप हलंत लगा देंगे तो आप उसे बोल नहीं पाएंगे। आप क बोलिए, उसमें जो अ लगता है बाद में, उस आप हलंत लगाएंगे तो वो अ जो है अलग हो जाएगा। जब वो अलग हो जाएगा तो क आप नहीं बोल पाएंगे, लास्ट में उसके अ आ रहा है, इसलिए आप लोग क उसको नहीं बोल पाएंगे। तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है उसे हम वर्ण कहते हैं। तो उसी वर्ण को जब हम लोग व्यवस्थित ढंग से सजा देते हैं तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, इसे हम व्यवस्थित ढंग से सजाएं। क के बाद ख आया है, ख के बाद ग आया है, ग के बाद घ आया है, घ के बाद अंगा आया है। तो इसको जब हम व्यवस्थित ढंग से सजाएं तो इसको हम वर्णमाला कह सकते हैं। लेकिन यदि उसी को हम क के बाद ग लगा दें, ग के बाद अंगा लगा दें, उसके बाद छ लगा दें, इसको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्थित ढंग में नहीं है, व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इसलिए हम लोग इसे वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो माला का मतलब होता है समूह। माला का मतलब होता है समूह। माला का मतलब होता है समूह। समूह का मतलब कि समुदाय। जब वर्ड एक एक क्रम में, व्यवस्थित क्रम में जब उसे हम सजाते हैं, उसे हम माला कहते हैं। व्यवस्थित माला का मतलब होता है समूह। समूह का मतलब समुदाय। किसी चीज़ को जब हम इकट्ठा करते हैं उसे समुदाय कहते हैं। ठीक है। तो भाषा मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है। इसे हम कह सकते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भैया। जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में सबसे छोटी चीज़ अगर है कुछ तो उसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड का मतलब क, ख, इसी को तो हम वर्ड कहते हैं। इसे छोटा हो पाएगा का? नहीं, इसे आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर प्रश्न पूछ लिया जाता है, फिर डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे जो है छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई याद रखिएगा वर्ड है। क्या है? वर्ड है। ठीक है। उसके बाद तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो जब यही वर्ड जो जिस वर्ड की हम बात कर रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और जो है जो मुख से हमारे निकलती है सार्थक ध्वनि, इसी वर्ड को जब हम लोग किसी क्रम में सजा देते हैं, जब किसी क्रम में सजा देते हैं तो यह है वर्णमाला कहलाती है। वर्ड को जब हम व्यवस्थित क्रम में सजा देते हैं, व्यवस्थित क्रम का मतलब कि व्यवस्थित क्रम बताई दिए, तो उसी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णमाला हो गया, वर्ड हो गया। उसके बाद अब हम लोग वर्णमाला पूरा वर्णमाला पढ़ना है तो इसे हम 3 प्रकार में विभाजित, देखिए 3 प्रकार में समझ सकते हैं। पहला उच्चारण के स्थान पर, दूसरा वायु संवेग के आधार पर, और तीसरा जो है तारत्व के आधार पर। तो आज हम लोग एक चीज़ देखेंगे, कौन? उच्चारण के स्थान पर। उच्चारण के स्थान पर हम लोग समझेंगे। तो उच्चारण के स्थान पर जो है उच्चारण के स्थान पर वर्णमाला को 2 प्रकार में समझ सकते हैं। कौन कौन से प्रकार? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन।
जो हम लोग शुरू शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्वर और व्यंजन, उसी स्वर व्यंजन को हम लोग आज विस्तार से देखेंगे कि स्वर कौन सी है और व्यंजन कौन सी। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर सकते हैं, आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे स्वर, इसको जब उच्चारण के स्थान पर जब हम लोग तोड़ेंगे तो पहला होगा स्वर और दूसरा होगा व्यंजन। देखिए स्वर मतलब कि जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, मुख से जो है स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उसे स्वर कहते हैं। ठीक उसी का विलोम उल्टा, मतलब कि जिसे हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे समझिएगा, ये तो परिभाषा हो गई कि जिसे स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। व्यंजन में उसी जब व्यंजन जिसे हम क बोलते हैं, बताएं यहीं पर कि अगर क बोलते हैं तो इसमें अ की सहायता लेनी पड़ती है। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर हलंत लगा के इसे हम अ के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी जब व्यंजन की बात करेंगे तो स्वर जो है स्वतंत्र रूप से या ऐसे हम कह सकते हैं कि जिसे बोलने में कम समय लगता हो। भाई व्यंजन से तो कम समय लगभग करेगा। जिससे अगर हम क बोलते हैं तो उसमें क लगता है, उसके बाद फिर अ लगता है तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, और जब हम उसको खाली बस अ बोलते हैं तो उसमें कम समय लगभग करेगा। तो उसी तरह जिसमें कम समय लगता है या जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोला जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है उसे हम स्वर कहते हैं, और जिसमें स्वर वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। व्यंजन के बाद में विस्तार से हम लोग बाद में देखेंगे। पहले जो पहला है स्वर, एक एक करके देखते जाएंगे। तो पहला जो देखेंगे स्वर देखेंगे। तो स्वर जो है इसे हम कौन सा स्वर कहते हैं, इसे स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली वर्ड जो है स्वर कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है, ठीक है। उसके बाद स्वर को हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। जैसे पूछा जाता है कि स्वर को जो है जब स्वर कितने होते हैं, पहले ये देखेंगे स्वर कितने होते हैं। स्वर जो है, स्वरों की संख्या जो है 11 होती है, 11 होती है, ठीक है। 11 होती है। तो इस 11 को समझने के लिए हम जो इसको हम 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। पहला जो है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा जो होगा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा जो होगा प्लुत स्वर। आप घबराइए मत, बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। जैसे आप लोग समझेंगे ट्रिक से समझेंगे, ट्रिक से समझाएंगे, जैसे आप लोग समझेंगे वैसे हम समझाएंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, हम स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर लगाने की क्या जरूरत है। ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर जिसको, देखिए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व जिसको बोलने में कम समय लगता हो, अल्प समय लगता हो, जिसे उच्चारित करने में, उच्चारण की दृष्टि से आप इसका परिभाषा कोई पूछे तो आप उच्चारण के दृष्टि से देख रहे हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर और व्यंजन होते हैं, तो इसको हम उच्चारण की दृष्टि से भी इसकी जो है हम परिभाषा बना सकते हैं कि जिसको उच्चारित करने में कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर, देखिए ह्रस्व दीर्घ कोई याद करने का विषय नहीं है। ह्रस्व मतलब होता है, ह्रस्व मतलब होता ही है छोटा, ह्रस्व मतलब छोटा ही होता है, और दीर्घ मतलब बड़ा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो ह्रस्व मतलब कि जिसको उच्चारित करने में कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसको उच्चारित करने में ज़्यादा, ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसको उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। आपको याद हो गया होगा कि सबसे कम समय और ये इससे 2 गुना समय, इससे 3 गुना समय प्लुत स्वर, ठीक है। इसकी जो संख्या है देखिए 11 होती है। स्वरों की संख्या पहले हम लोग 11 देख लेते हैं। देखिए अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, री, उसके बाद ए, उसके बाद अय, इसके बाद ओ, उसके बाद आओ, ठीक है। हो गया 11, 3 3 6, 3 9 2 11, ठीक है। अब इसी 11 को हम लोग इसमें 3 पार्ट में विभाजित किया। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर, ठीक है। तो तीसरा प्लुत स्वर। देखिए अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? हम बोले कि जिसको उच्चारित करने में कम समय लगता हो। देखिए इसमें कौन कौन से हैं? पहला होगा अ,
जिसको विस्तार से देखेंगे हम लोग। देखिए ह्रस्व स्वर, देखिए ह्रस्व स्वर। अब देखिए जिसको उच्चारित करने में कम समय लगता हो, जिसको, या लिख लें हम, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जिसमें कम समय लगे। क्या करने में कम समय लगे? बोलने में कम समय लगे, ठीक है, कम समय लगे, ठीक है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें आ जाएगा, देखिए इसमें कौन कौन से आएगा आपको पता है? जिसको बोलने में कम समय लगे, जैसे अ, तो उसके बाद छोटी ई, उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद एक और आता है जो है ये री, ठीक है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसको वो उच्चारित करने में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है। मैं आपको यही बताया कि ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगे। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें देखिए इसका बड़ा रूप इसमें आएंगे, जैसे आ, पहले यही लिखेंगे, इसका बड़ा रूप लिखेंगे अ, बड़ी, उसके बाद ऊ है तो बड़ा ऊ, इसके बाद री का बड़ा रूप इस समय वर्णमाला में नहीं शामिल किया गया है, तो इसे री का बड़ा रूप नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसमें बचा कौन सा, ए, इसी में आता है ह्रस्व दीर्घ स्वर में, ठीक है। उसके बाद अ, उसके बाद ओ, उसके बाद आओ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक तो इसका बड़ा रूप हो गया, ह्रस्व स्वर का यहाँ तक तो बड़ा रूप हो गया। लेकिन इसके बाद जो ये है, ये कहाँ से आ गया? तो ये इसी स्वर से मिल करके बनता है ये स्वर, इसी स्वर से ये स्वर जो है मिल करके बनता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। जैसे देखेंगे इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ये आप देखेंगे कि ये कौन, जब संयुक्त है तो भाई किसी न किसी जुड़ाव से बनता होगा, किसी न किसी जुड़ाव से बनता होगा, मतलब कि तो आप पूछेंगे कौन कौन से मिलके ए बनते हैं, कौन, आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन कौन से मिलके ए बनते हैं, कौन कौन से मिलके ओ बनते हैं और कौन कौन से मिलके आओ बनते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि ये कौन कौन से वर्ड से मिलकर बनते। देखिए आपको PDF मिलेगा, उसमें आपसे दिया रहेगा पूरा, इसमें आप ऐसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नोट्स बनाना हो, वहाँ से देखना हो, वहाँ से पढ़ना हो, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको PDF मिलेगा, वहाँ से आप खूब आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा हमारी रेटिंग भी ख़राब है, तो उससे आप समझ सकते हैं भाई कोई डॉक्टर तो है नहीं कि लिखेंगे, जैसे अब वहाँ सामान वामान लेते हैं आप लोग, तो वहाँ पर लिख देते हैं, आप मान लीजिए चावल बोलते हैं तो चा बना के इसे इसे लिख देते हैं, तो भी आप लोग समझ जाते हैं। तो भाई हम तो लिख रहे हैं बढ़िया से, भाई राइटिंग ख़राब है, उसके लिए कोई किसी का चेहरा देख के तो उसके भाई ज्ञान का आकलन आप लोग कर नहीं सकते। तो ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि ए कैसे बनता है, ठीक है, ए कैसे बनता है। उसके बाद अ कैसे बनता है, उसके बाद ओ कैसे बनता है, उसके बाद आओ कैसे बनता है। देखिए जब आपसे पूछे कि संयुक्त स्वर कौन किससे मिलकर बनते हैं, तो पहला जो इसका काम होगा कि आप सब में अ लगा दीजिए। अगर स्वर संयुक्त स्वर की बात करें तो सब में पहले अ रहेगा, ये तो क्लियर है, सब में अ रहेगा, ये अ नहीं जाएगा कहीं। अगर यहाँ पर ई कर देगा, ऑप्शन में आपको ई दे देगा, तो पहले ही उसको कट करिएगा कि भाई यहाँ अ होता है, ई कभी नहीं होता। इसके बाद जो है ये किससे मिलकर बनता है, इसको हम देखेंगे। तो ये किससे मिलकर बनता है, तो अब जो बनता है हमारा ए, ये अ प्लस ई से बनता है, ठीक है।
और उसके बाद जब इसका बड़ा रूप जो अय है, ये कौन कौन से मिलके बनता है, तो भाई जब जानते हैं कि जब कोई मान लीजिए ये मार्कर है हमारा, इस पर अगर इसका बड़ा रूप बनाना हो तो इस पर एक और मार्कर हम रख देते हैं, एक और मार्कर रखेंगे तो तभी तो ये बड़ा बनेगा। तो इसको जो है अय को जो बनाने के लिए हम अ के बाद इसी का ये छोटा रूप रख देंगे, या बड़ा रूप भी रख सकते हैं, इसको हम बताएंगे। तो ये अय अय और अ से मिल के जो है बड़ा अय बनता है, ठीक है। उसके बाद ओ का बात करें, ओ का बात करें, देखिए इसको आप उच्चारित भी करिएगा, उच्चारित करिए, औ औ औ, मतलब ऊ जुड़ता है लास्ट में जो है, अ के बाद ऊ जुड़ता है, देखिए ऊ जुड़ता है, ठीक है। इसका जब बड़ा रूप आप बनाएंगे तो हमें अभी बताया कि बड़ा रूप बनाने के लिए इसका छोटा रूप लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है इसका बड़ा रूप हो गया। अब देखिए, अब एक चीज़ इसमें और छूट रहा है कि ये अ है, तो भाई अ के बाद आ भी आप यहाँ रख सकते हैं, इसका बड़ा रूप भी ई भी हो जाएगा। अगर अ लगा है तो ए होगा, तो इसका बड़ा रूप भी अय भी। अगर यहाँ पर अगर अच्छा आपके यहाँ आ रहेगा, यहाँ पर अय रहेगा, तो क्या आप इसे अय नहीं कहेंगे? इसी को हम समझा रहे हैं, इसी को हम बता रहे हैं कि आपको इसका अगर बड़ा रूप भी हो जाए, इसका बड़ा रूप भी हो जाए तो इसे हम अय कह सकते हैं। ये बनता भी है, अगर यहाँ हम आ कर दें, मतलब यहाँ आ भी कर दें, यहाँ बड़ा अय भी कर दें, तो ये अय ही बनता है, कोई दूसरा वर्ड नहीं बनता, ठीक है। तो ये कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। तो अब हम लोग देख लिए संयुक्त स्वर, उसके बाद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर गया। अब हम लोग देखेंगे कि प्लुत स्वर, लास्ट बचा है प्लुत स्वर। तो ठीक है, इसको जब हम देखेंगे प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, तो आप जान लिए कि ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगता हो, दीर्घ स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता हो, प्लुत स्वर मतलब कि ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता हो। हाँ, यही होगा। ह्रस्व स्वर मतलब सबसे कम समय लगता हो, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर को 2 गुना समय लगता हो, प्लुत स्वर का मतलब ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता हो। आप सही सोच रहे थे कि ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय, सबसे कम समय 2 गुना समय, और प्लुत स्वर में 3 गुना समय। ह्रस्व स्वर का स्वर का 3 गुना समय लगता है। तीन गुना समय, ठीक है। तो आप कहेंगे इसमें कौन सा आएगा, इसमें कौन आएगा? तो इसमें जो है, इसमें कुछ नहीं आएगा। इसमें जो है इस 11 स्वर में इसमें कुछ नहीं आएगा। ये 11 स्वर यहीं ख़त्म हो जाते हैं दीर्घ स्वर के यहाँ। लेकिन प्लुत स्वर का उपयोग हम वहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी को बुलाना हो, कहीं नाटक वगैरह हो रहा हो, तो वहाँ पर जब हम लंबा बुलाते हैं, जैसे अभी ओम बोलिए, ओम, जब हम लोग लंबा खींचते हैं ना, तो उसी को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं, उसी को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, अच्छा ओम को लिखेंगे, देखिए अगर किसी को बुलाना हो राम, जिस लंबा खींचते हैं उसी को हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे देखिए इसको लिखने के लिए राम, ठीक है। तो इसको जब हम लंबा खींचते हैं, अब ओम कर दें, ओम, ओम कर दें, तो ये ओम जो है, ओम थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, इसी को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। तो आप जान लिए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिसमें कम समय लगता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिसे उच्चारित करने में 2 गुना समय लगता हो। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिसे ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता हो, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ छूट रहा है स्वर में एक चीज़ और छूट रहा है कि हम लोग बचपन में जो पढ़े थे, देखिए यहाँ देख लेते हैं, जगह थोड़ा कम बचा है तो यहाँ देख लेते हैं कि जो लास्ट में हम लोग यहाँ स्वर में लिखते समय बचपन में जो अंग और अह लगाते थे, वो अंग इसमें काउंट नहीं हुआ। ये तो हम 11 ही लिखे हैं भाई, अ तक लिखे हैं, इसके बाद अंग छोड़ दिए हैं। तो क्या ये स्वर नहीं होते हैं? हाँ, ये स्वर नहीं होते हैं, इसलिए इसे स्वर में शामिल नहीं किया गया। इसे स्वर से अलग रखते हैं। इसे देखिए, स्वर का परिभाषा जो होता है वो होता है कि ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। लेकिन अंग और अ बेचारा अलग हो गए, क्योंकि ये किसी और का लग रहा था। इसे आप जब बोलेंगे तो इसमें आपको लगेगा कि ये किसी और वर्ड का सहायता ले रहे हैं। जैसे अंग बोलिए, आप हमारे साथ बोलिए, अह बोलेंगे, लग रहा है कि किसी और वर्ड का सहायता ले रहे हैं, इसलिए इसे अलग रूप में रखा गया, ना तो स्वर में रखा गया, ना तो व्यंजन में रखा गया। तो भैया इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं, अरे अंग,
और उसके बाद अ। ये 2 वर्ड हो गए। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहने के लिए देखिए, इसे कहते हैं हम लोग अयोगवा। अयोगवा, अयोगवा। अयोगवा में जो अंग होता है इसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और जो अ होता है इसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। थोड़ा कंप्रोमाइज करिएगा आप लोग, ठीक है। अंग जो होता है अनुस्वार होता है, अ कहता है विसर्ग, जो होता है या विसर्ग होता है, इसका उपयोग कहीं ये विसर्ग का उपयोग भी होता है, अंग का जो होता है इसका भी होता है। इसको न तो स्वर में रखा गया न तो व्यंजन में रखा गया। प्रश्न पूछता है कि जो है अयोगवा वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है अंग और अ, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ लिया? तो हमने पढ़ लिया स्वर, और उसके बाद फिर स्वर आज खत्म होता है यहीं पे ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के साथ साथ। उसके बाद फिर हम लोग आप थोड़ा सा 2 या 3 मिनट का समय लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम लोग शुरू से क्या पढ़ें। शुरू से जो आज हमने बताया ये इसका थोड़ा सा संक्षेप में हो जाए कि कौन कौन से क्या क्या पढ़ें हम लोग, तो बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस देखेंगे पहले कि कौन कौन क्या क्या हम लोग आज पढ़े। तो पहले सबसे पहले आज हमारी पहली क्लास थी, तो हम लोग देखें कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। आप लोग शांति दिमाग देखिए, हम बताए कि सिंधु नदी है। सिंधु नदी जब बहती है तो फिर वो जो है जम्मू और तिब्बत के बीच में बहती है, और इसीलिए वहाँ के आसपास के ज़मीन को, वहाँ आसपास के भूमि को सिंध सिंध कहा जाने लगा। फिर धीरे धीरे यह सिंध प्रदेश हो गया। वहाँ ईरानियों की जनसंख्या ज़्यादा थी। क्या किसकी जनसंख्या? ईरानियों की जनसंख्या ज़्यादा थी, इसलिए वह स को ह कहते थे। जब वो स को ह कहने लगे तो स को जो है सिंध से हिंद बन गया। वो उसी में ईरानियों का प्रत्यय लगा करके सिंधिका बन गया, मतलब सिंध का बन गया। सिंध का हिंद, तो जब ईरानी हिंद का कहने लगे, हिंद का मतलब होता है कि हिंद की भाषा, अर्थात हिंदुस्तान की भाषा, ठीक है। तो वहाँ से हिंदी शब्द की उत्पत्ति तो होती है। उसके बाद हम लोग देखें कि हिंदी शब्द किसकी देन है, तो ये भाई ईरानियों की देन है। उसके बाद हिंदी दिवस देखे 14 सितंबर को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस देखे। उसके बाद फिर तो मातृभाषा दिवस देखे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस देखे। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस देखे। और उसके बाद फिर हम लोग वर्णमाला देखे। वर्णमाला में जो है देखे कि वर्ड किसे कहते हैं। उसके बाद फिर माला समूह। उसके बाद फिर देखें वर्णमाला को कितने भाग में विभाजित करते हैं, कितने प्रकार में हम लोग समझ सकते हैं। तो ये उच्चारण, वायु समय और तारत्व के आधार पर। उसके बाद फिर हम लोग देखें कि उच्चारण के स्थान पर कितने होते हैं। तो ये हम लोग 2 प्रकार में विभाजित किए थे, स्वर और व्यंजन के रूप में। जो हमने आज स्वर पढ़ लिया है, तो स्वर में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर देखा, प्लुत स्वर देखा। उसके बाद फिर जो है अंग और विसर्ग देख लिया, अनुस्वार देख लिया और विसर्ग देख लिया। उसके बाद इसको जो है अयोगवाद देख लिया। तो यहीं पर हमारी क्लास का एंड होता है। यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें।